अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं और इसमें दिया गया इफ़ द रेडियस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज स्मॉल आर एंड द रेडियस ऑफ एटम्स इन क्लोज पैकिंग इज कैपिटल आर, डिराइव रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस स्मॉल आर है और जिन एटम्स से ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट हो रही है उन एटम्स की रेडियस कैपिटल आर है। हमें स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच का रिलेशन ड्राइव करना है। तो जब भी ऑक्टाहेड्रल पैकिंग होती है तो उसमें 3 यूनिट्स, जो फर्स्ट लेयर है उसमें ये हमने सॉलिड से रिप्रेजेंट किया है। फर्स्ट लेयर में 3 यूनिट्स इस तरीके से अरेंज होंगी और इसी के ऊपर जो सेकेंड लेयर होगी उसमें अपोजिट पैटर्न में 3 लेयर्स अरेंज हो जाएंगी। बीच की जो वॉइड क्रिएट होगी उसी को ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड तब क्रिएट होती है जब 6 एटम्स ऑक्टाहेड्रल पैटर्न में अरेंज होते हैं। अब अगर हम ये मान लें कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट हो रही है उसकी रेडियस आर है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में 4 एटम्स इस तरीके से अरेंज होंगे और इनके बीच का जो स्पेस होगा उसी को ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। अगर उसकी रेडियस हम स्मॉल आर मान लें तो जो ट्रायंगल ADC होगा उस ट्रायंगल में AC की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो R कैपिटल R प्लस कैपिटल R यानी कि 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r। ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 2 इंटू कैपिटल R, ये वाला हो जाएगा मिनटू से DC की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू कैपिटल R। लेट द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड स्फीयर्स आर स्मॉल r एंड कैपिटल R रेस्पेक्टिवली। सो फ्रॉम फिगर AC will be equal to R plus 2R plus R, R capital R plus 2 into small r plus capital R, which will be equal to 2 into capital R plus small r। अब हम इस ट्रायंगल में देखेंगे तो इससे हमें मिल जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। AD की वैल्यू 2R है तो 2R स्क्वायर हो जाएगा, DC की वैल्यू भी 2R है तो 2R स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 8 इंटू कैपिटल R स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 8 इंटू कैपिटल R स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 2√2 इंटू कैपिटल R। इसे हम इक्वेशन 3 मान सकते हैं। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से देखेंगे तो दोनों में ही AC की वैल्यू दी गई है। यहाँ पर जो AC की वैल्यू है वो 2 इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r और यहाँ पर हमने जो निकाली है वो वैल्यू हमें मिली है 2 अंडर रूट 2R। दोनों को इक्वल कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू अंडर रूट 2R। इससे अगर हम स्मॉल r की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ आकर के ये कैपिटल R सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो स्मॉल r इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू कैपिटल R माइनस कैपिटल R और द वैल्यू ऑफ R विल बी कैपिटल R इंटू अंडर रूट 2 माइनस 1 विच विल बी इक्वल टू कैपिटल R इंटू जो अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है वो 1.414 आती है तो 1.414 माइनस 1। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा स्मॉल r इज इक्वल टू 0.414 इंटू कैपिटल R। दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 14। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं और इसमें दिया गया है कॉपर क्रिस्टलाइजेस इनटू FCC लैटिस विथ एज लेंथ 3.61 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर so that the calculated density is in agreement with its measured value of 8.92 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर FCC लैटिस में क्रिस्टलाइज होता है और इसकी एज लेंथ जो यूनिट सेल होती है उसकी एज की लेंथ 3.61 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है। हमें इसकी डेंसिटी को कैलकुलेट करना है
और इसकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो है 8.92 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हमें ये दिखाना है कि जो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो इसके इक्वल है या नहीं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो है डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यू। जो क्रिस्टल की डेंसिटी होगी वो इक्वल होती है जेड, जेड मीन्स नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल 4 होता है। तो जेड इज नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स इन यूनिट सेल एंड इट्स वैल्यू इज 4 इन केस ऑफ FCC पैकिंग। एम मोलर मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल हो गया। Na एवोगैड्रोज नंबर होती है और इसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। ए डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल है। तो जब हम वैल्यूज पुटअप करेंगे तो हमें मिल जाएगा Z इज इक्वल टू 4 इंटू मोलर मास ऑफ कॉपर इज 63.5 अपॉन Na की वैल्यू पुटअप की 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू जो एज लेंथ है वो दी गई है 3.61 इंटू 10⁻⁻8, 3.61 इंटू 10⁻⁻8 होल क्यूब। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें रो इज इक्वल टू मिलेगा 8.96 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसे सॉल्व करने के लिए आप लोग लॉग मेथड से सॉल्व करें और लॉग से रिलेटेड वीडियो को देखें और लॉग मेथड से सॉल्व करना सीखें। Hence the calculated value of density is closely in agreement with its measured value। इसका मतलब ये हुआ जो measured value है और जो calculated value है दोनों लगभग समान आ रही हैं, तो agreement में है। This was about question number 15। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं और इसमें दिया गया है एनालिसिस शोज दैट निकल ऑक्साइड हैज़ फार्मूला Ni 0.9801.00। What fractions of nickel exists as Ni2+ and Ni3+ ions? इसमें दिया गया है कि जो निकल ऑक्साइड है उसका जो फार्मूला है वो एनालाइज किया गया है Ni 0.9801.00। हमें इस ऑक्साइड में Ni2+ आयंस और Ni3+ आयंस का परसेंटेज निकालना है। फार्मूला ऑफ निकल ऑक्साइड इज Ni.9801। Thus in nickel oxide 98 Ni atoms are associated with 100 oxygen atoms। जो फार्मूला दिया गया है उसमें Ni के एटम्स दिखाए गए हैं 0.98 और O का 1 है। तो जब ऑक्सीजन का 1 एटम है तो Ni का है 0.98, तो जब ऑक्सीजन के 100 होंगे तो Ni के हो जाएंगे 98। अब हम ये मान लेंगे कि जो 98 एटम्स हैं उनमें से Ni2+ एटम्स की नंबर x है। लेट द नंबर ऑफ Ni2+ आयंस इन द क्रिस्टल इज x। तो टोटल 98 एटम्स थे, Ni2+ आयंस की नंबर हमने मान ली x, तो Ni3+ आयंस की नंबर हो जाएगी 98 माइनस x। अब ये जो क्रिस्टल है वो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल क्रिस्टल में अगर हम चार्ज देखेंगे तो Ni आयंस पर जितना चार्ज होगा उतना, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ऑक्सीजन एटम्स पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो चार्ज एट Ni2+ आयंस प्लस चार्ज एट Ni3+ आयंस विल बी इक्वल टू चार्ज एट 100 O2- आयंस बिकॉज द क्रिस्टल इज न्यूट्रल। तो Ni नंबर ऑफ Ni एटम्स हमने माना था x और एक Ni आयन पर जो चार्ज है वो +2 यूनिट है, तो ये हो जाएगा 2x।
अगर हम Ni3+ आयंस के चार्ज को कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा 3 × 98 - x। इतना तो पॉजिटिव चार्ज होगा और इतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि जो क्रिस्टल है वो न्यूट्रल है। तो एक ऑक्साइड आयन पर 2- यूनिट चार्ज है, इसलिए 100 पर हो जाएगा 200। 2x + 3 × 98 - x विल बी इक्वल टू 200। सो द वैल्यू ऑफ x विल बी 94। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें x की जो वैल्यू मिलेगी वो 94 मिलेगी। अब हमें जो x की वैल्यू मिली वो 94 मिली। इसका मतलब ये हुआ कि जो 98 एटम्स हैं उसमें Ni2+ आयंस 94 हैं और जो रेस्ट होंगे वो Ni3+ आयन होंगे। फ्रैक्शन ऑफ Ni एटम्स प्रेजेंट एज Ni2+ विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ Ni2+ आयंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ Ni एटम्स इंटू 100। Ni2+ आयंस की नंबर हमने x मानी थी और x की वैल्यू को कैलकुलेट किया है, वो 94 है, तो ये हो जाएगा 94 अपॉन टोटल नंबर ऑफ Ni एटम्स जो हमने माना था वो था 98, तो अपॉन 98 हो गया इंटू 100, दैट विल बी इक्वल टू 96%। एंड फ्रैक्शन ऑफ Ni एटम प्रेजेंट एज Ni3+ आयंस will be equal to 100 - 96%, that will be equal to 4%। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं और इसमें दिया गया है व्हाट इज ए सेमीकंडक्टर, डिस्क्राइब द टू मेन टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड कंट्रास्ट देयर कंडक्शन मैकेनिज्म। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और जो दो मेन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हैं उनको एक्सप्लेन करना और उनकी कंडक्शन मैकेनिज्म में जो कंट्रास्ट है उसको बताना। तो सेमीकंडक्टर ऐसे सब्सटेंस हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच होती है। सेमीकंडक्टर्स द सब्सटेंसेस हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन दैट ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर्स। The conductivity range of semiconductors is 10⁻⁻6 to 10⁻⁻4 ohm inverse meter inverse। अब हम टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स को देखेंगे। तो जब कोई भी सेमीकंडक्टर प्योर स्टेट में होता है तो उसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है तो उसमें हम इम्प्योरिटीज़ मिला देते हैं। इम्प्योरिटीज़ दो तरीके की होती हैं, एक ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिनमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम होते हैं और दूसरी इम्प्योरिटीज़ ऐसी होती हैं जिनमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। अगर हम ऐसी इम्प्योरिटी को मिलाते हैं जिसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है उसके कारण नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है और नेगेटिव चार्ज के मूवमेंट से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इन्हें एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। और जो दूसरा टाइप है वो पी टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम ऐसी इम्प्योरिटी मिलाते हैं जिसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम होते हैं और जो ये कमी होती है इससे होल क्रिएट होता है और जो होल होता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक थर्स्ट होती है या हम ये कह सकते हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं। अगर हम सेमीकंडक्टर में कोई ऐसी इम्प्योरिटी मिलाएं जिसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, तो मान लिया सिलिकॉन है, सिलिकॉन में जो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो नाइबरिंग एटम्स के साथ बॉन्डिंग में होंगे। अब अगर हम इसमें एक ऐसी इम्प्योरिटी मिलाएं जिसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे जैसे फास्फोरस हमने मिलाया, फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जो फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे और जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इससे निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। वो निगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होता है, इधर से उधर मूव करता रहता है, उसी से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि निगेटिव चार्ज से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है
इसलिए इन्हें एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। अगर हम सेमीकंडक्टर में ऐसी इम्प्योरिटी मिलाएं जिसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम हो, जैसे सिलिकॉन में बोरॉन मिलाएं। बोरॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 रहता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होती है। जब इसको मिलाएंगे तो ये 3 नाइबरिंग एटम्स के साथ एक इधर बॉन्ड बना लेगा, एक इधर बॉन्ड बना लेगा, एक इधर बॉन्ड बना लेगा, लेकिन यहां पर बॉन्ड नहीं बना पाएगा क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन ही नहीं, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में केवल 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर एक डिफिशियंसी या इलेक्ट्रॉनिक थर्स्ट क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि अगर हम देखें तो बोरॉन के चारों ओर या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 7 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी है? 7। किस तरीके से जरा देखते हैं। यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 + 2 + 2 + 1 7 इलेक्ट्रॉन हुए, होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो जो वो होल क्रिएट होता है या इलेक्ट्रॉनिक डिफिशियंसी होती है वो पॉजिटिव चार्ज के रूप में होती है, या ये कह लें कि इलेक्ट्रॉनिक थर्स्ट के रूप में होती है। अब ये क्या करता है कि नाइबरिंग एटम से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो यहां पर तो ये डिफिशियंसी कंप्लीट हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक थर्स्ट कंप्लीट हो गई, लेकिन यहां पर डिफिशियंसी क्रिएट हो जाएगी। फिर ये जो डिफिशियंसी क्रिएट होगी वो नाइबरिंग एटम से इलेक्ट्रॉन लेकर के कंप्लीट करेगा, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा या इलेक्ट्रॉनिक थर्स्ट क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज्ड होल है वो लगातार मूव करता है, उसी से कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो इस तरीके से हमने देखा ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। पहला जो टाइप है उसे कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। डोपिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स रिजल्ट्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर हम इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी को मिलाते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इम्प्योरिटी आर डिलोकलाइज्ड एंड इंक्रीज कंडक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल एडिशन ऑफ फास्फोरस और आर्सेनिक टू सिलिकॉन और जर्मेनियम। फास्फोरस में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे, आर्सेनिक में भी 5 होंगे, जबकि SI और GE में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर। डोपिंग ऑफ एन इम्प्योरिटी विथ लेस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रिजल्ट्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर हम सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐसी इम्प्योरिटी मिलाते हैं जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। ऑन एडिशन ऑफ बोरॉन कंटेनिंग 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू सिलिकॉन और जर्मेनियम कंटेनिंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच ऑल आर टाइड। इसका मतलब ये जो सिलिकॉन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में शामिल रहते हैं, फ्री नहीं होते हैं। तो जब बॉन्डिंग में शामिल हैं तो इसमें जब बोरॉन को इसमें मिलाया जाएगा सिलिकॉन में तो केवल 3 बॉन्ड बनेंगे, जबकि चाहिए 4 बॉन्ड। तो इस तरीके से एक पॉजिटिव होल क्रिएट हो जाता है। ओनली 3 bonds formed rather than 4 required bonds for perfect crystal. So boron is surrounded by 7 electrons, 3 of boron and 4 of silicon, rather than 8 electrons. Thus, in this sense, an electron valency or positive hole is produced in the lattice. Another electron from the bond of adjacent silicon atoms moves into this hole. जो होल क्रिएट होगा उसमें नाइबरिंग एटम से इलेक्ट्रॉन मूव करके आ जाता, तो यहां पर होल क्रिएट हो जाता है। इनटू दिस होल कंप्लीटिंग 4 बॉन्ड्स ऑन द बोरॉन एटम एंड लीविंग ए होल ऑन इट्स ओरिजिनल साइट। जो इसकी ओरिजिनल साइट होगी, जब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा तो इसकी जो ओरिजिनल साइट है यहां पर पॉजिटिव होल क्रिएट हो जाता है। इन दिस वे इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एटम टू एटम। फिर ये क्या करेगा, जो ये होल क्रिएट होगा ये नाइबरिंग एटम से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइबरिंग एटम्स पर लगातार घूमते रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है।
In this way, electron move from atom to atom through the crystal and hole moves in opposite direction. This leads to enhanced the conductivity. इससे conductivity increase हो जाती है. This was about question number 17. अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं और उसमें दिया गया है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O can be prepared in the laboratory. In this oxide, copper to oxygen ratio is slightly less than 2:1. Can you account for the fact that this substance is a p-type semiconductor? इसमें दिया गया है कि क्यूप्रस ऑक्साइड है Cu2O, एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया और इस ऑक्साइड में कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होना चाहिए, लेकिन इससे कुछ कम है. हमें ये बताना है कि क्या ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हो सकता है. तो जब Cu2O है इस कंपाउंड में जो रेशियो होना चाहिए था Cu और O का, वो 2:1 होना चाहिए, लेकिन उससे कुछ कम है. इसका मतलब है कुछ Cu प्लस आयन Cu2 प्लस आयन से रिप्लेस कर दिए गए. और जब Cu2 प्लस आयन, मतलब ऐसा Cu आयन जिसके ऊपर +2 यूनिट चार्ज होगा, वो जब एंट्री करेगा तो वो 2 Cu प्लस आयंस को रिप्लेस करेगा. एक जगह पर तो वो पहुंचेगा और दूसरी जगह वैकेंट रहेगी. वो वैकेंट स्पेस ही पॉजिटिव होल का काम करेगा और इस तरीके से ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा. इन Cu2O, कॉपर टू ऑक्सीजन रेशियो इज स्लाइटली लेस देन 2:1, which shows that some cuprous ions have been replaced by cupric ion. कुछ Cu प्लस आयन Cu2 प्लस आयन से रिप्लेस कर दिए. टू मेंटेन, यहां पर स्पेस होगा, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए ईच Cu2 प्लस आयन रिप्लेसेस 2 Cu प्लस आयन्स एंड ऑक्यूपाइज द साइट ऑफ 1 Cu प्लस आयन. प्रत्येक Cu2 प्लस आयन 2 Cu प्लस आयन को रिप्लेस करेगा और एक जगह पर खुद आ जाएगा. एंड द अदर साइट रिमेन्स वैकेंट, और जो दूसरी जगह होगी वो खाली रहेगी. द वैकेंट साइट और होल इन्हांसेस द कंडक्टिविटी. जो वैकेंट साइट या जो पॉजिटिव होल क्रिएट होगा वो कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है. हैंस दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर. इस तरीके से ये पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा. दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 18. अब हम क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं और इसमें दिया गया है फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइजेस इन ए हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड एरे ऑफ ऑक्साइड आयंस विथ 2 out of every 3 octahedral holes occupied by ferric ions. Derive the formula of ferric oxide. इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जो फेरिक ऑक्साइड है जब वो क्रिस्टलाइज होता है तो उसमें ऑक्साइड आयन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड रहते हैं या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में अरेंज होते हैं. तो उनसे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्रिएट होंगी उनमें से प्रत्येक 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में केवल 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर फेरिक आयन होता है. हमें इस फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला निकालना है. तो इसके लिए हम ये मान लेंगे कि जो ऑक्साइड आयन है उनकी नंबर x है और जब ऑक्साइड आयन की नंबर जो होगी वो x होगी तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी x हो जाएंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं जितने एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में
उतनी ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनती। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इस तरीके से हम ये मान लेंगे, लेट द नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस इज इक्वल टू एक्स, सो द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स विल बी एक्स। अब इस क्वेश्चन में दिया गया कि प्रत्येक तीन वर्ड में 2 जगह पर फेरिक आयन आता है, तो नंबर ऑफ फेरिक आयंस विल बी इक्वल टू 2/3 इंटू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, विच विल बी इक्वल टू 2/3, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की नंबर x है तो ये हो जाएगा 2x/3। अब अगर हम Fe3+ और O2- आयंस का रेशियो देखें तो हमें मिल जाएगा 2x/3 x. This will be equal to 2:3. So the formula of ferric oxide will be Fe2O3. This was about question number 19. अब हम क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं और इसमें दिया गया है, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज बीइंग आइदर ए पी टाइप और ए एन टाइप सेमीकंडक्टर। फर्स्ट इज G डॉप्ड विथ IN, सेकेंड इज SI डॉप्ड विथ B। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो ये 2 केसेस दिए गए हैं इनको N टाइप और P टाइप सेमीकंडक्टर में क्लासिफाई करना है। पहला केस जो दिया गया है उसमें जर्मेनियम के साथ इंडियम को डॉप्ट किया गया है, और जो दूसरा केस दिया गया उसमें सिलिकॉन के साथ बोरोन को डॉप्ट किया गया है। तो जो फर्स्ट केस है उसमें जर्मेनियम को इंडियम के साथ डॉप्ट किया गया है। जर्मेनियम ग्रुप 14 का एलिमेंट है तो इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा। इंडियम 13 ग्रुप का एलिमेंट है तो इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगी। और जब किसी भी सेमीकंडक्टर में ऐसी इम्प्योरिटी मिक्स की जाती है जिसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी मिक्स की जाती है, तो जो सेमीकंडक्टर बनता है उसे पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। और अगर ऐसी इम्प्योरिटी मिक्स की जाती है जिसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी जब मिक्स की जाती है, तो जो सेमीकंडक्टर बनता है उसे एन टाइप कहते हैं। तो इसमें जर्मेनियम में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, इंडियम में 3, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी है इसलिए पी टाइप होगा। दूसरा सिलिकॉन में जब बोरॉन डॉप्ट करेंगे तो सिलिकॉन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे और बोरॉन में नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, क्योंकि सिलिकॉन ग्रुप 14 का एलिमेंट है और बोरॉन ग्रुप 13 का एलिमेंट है। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी मिक्स की जा रही तो ये भी पी टाइप होगा। जर्मेनियम इज ग्रुप 14 एलिमेंट विथ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड इंडियम इज ग्रुप 13 एलिमेंट विथ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। Hence, on doping of indium in germanium, an electron deficient hole is created and therefore it is a p-type semiconductor. Second part में देखेंगे तो ये भी p-type है। Silicon is group 14 element with 4 valence electrons and boron is group 13 element with 3 valence electrons. इसमें 4 इसमें 3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी होगी। हैंस ऑन डॉपिंग ऑफ बोरॉन इन सिलिकॉन एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होल इज क्रिएटेड एंड देयरफॉर इट इज ए पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये भी पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 20। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं और इसमें दिया गया, गोल्ड with atomic radius 0.144 nanometer crystallizes in a face-centered unit cell. What is the length of a side of the cell? इसमें हमें दिया गया कि गोल्ड जिसकी एटॉमिक रेडियस 0.144 नैनोमीटर है वो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्रिस्टलाइज होता है
हमें यूनिट सेल की लेंथ कैलकुलेट करनी है। जब भी कोई क्रिस्टल फेस सेंटर्ड यूनिट सेल लगता है तो उसमें कॉर्नर्स पर यूनिट्स होती हैं और प्रत्येक फेस के सेंटर पर एक यूनिट होती है। अब अगर हम ये मान लें कि जो यूनिट सेल है वो ए बी सी डी ई एफ जी एच इस तरीके से है, तो जो इसकी फेस होगी ए बी सी डी वो इस तरीके से दिखाई देगी। इसमें इस कॉर्नर पर एक यूनिट होगी, एक सेंटर में होगी और इस कॉर्नर पर एक यूनिट होगी। तो जो ये डायगोनल है ए सी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आर प्लस 2r प्लस आर। अगर इस पार्टिकल की रेडियस आर मान ली जाए तो इसकी जो वैल्यू होगी ए सी की वो आर प्लस 2r प्लस आर हो जाएगी, मीन टू से 4r। और हमने ये मान लिया कि जो क्यूब है उसकी साइड की लेंथ ए है, तो फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल ABC, AC will be equal to 4r and it will be equal to under root AB square plus BC square। और AB और BC की जो वैल्यू होगी वो A के इक्वल होगी, तो अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू A। तो इससे हम अगर A की वैल्यू निकालें तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 4r अपॉन रूट 2, इट विल बी इक्वल टू 2 रूट 2r। अब हम वैल्यूज पुटअप करेंगे तो 2 रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 और r की वैल्यू दी गई है 0.144 नैनोमीटर। 0.144 नैनोमीटर, इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.407 नैनोमीटर। दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 21। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं और इसमें दिया गया इन टर्म्स ऑफ बैंड थ्योरी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर, बिटवीन ए कंडक्टर एंड अ सेमीकंडक्टर। हमें बैंड थ्योरी के टर्म्स में कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस लिखना है और सेकेंड पार्ट में पूछा गया है कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस है, तो वो सब्सटेंस जिनकी कंडक्टिविटी 10⁴ से 10�7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है वो तो कहलाते हैं कंडक्टर, और जिनकी कंडक्टिविटी 10⁻⁻10 से 10⁻⁻20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है उन्हें कहा जाता है इंसुलेटर। जो कंडक्टर होते हैं उनमें वैलेंस बैंड फुल्ली फिल्ड होते हैं और जो कंडक्शन बैंड होता है वो पार्शली फिल्ड होता है। इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी ऊर्जा मिलने पर एम्प्टी स्पेस में आ जाते हैं और कंडक्टिविटी शो करते हैं, जबकि इंसुलेटर में फिल्ड वैलेंस बैंड होते हैं और कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, खाली होता है, और बीच का जो गैप होता है वो काफ़ी अधिक होता है। अगर इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है तो भी इस गैप को वो पार नहीं कर पाते और इस तरीके से ये कंडक्शन शो नहीं करते। These have partially filled conduction bands. The electrons can flow easily under the influence of an electric field. For example, metals and electrolytes. These have large gap between full filled valence band and empty conduction band. So, electrons cannot jump to conduction band from valence band. Thus, the insulators do not show conductivity. For example, rubber, plastic, wood, etc. अब हम इसके सेकेंड पार्ट पर आते हैं और डिफरेंस देखेंगे बिटवीन कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर, तो मैंने पहले भी बताया था कि कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी की रेंज 10⁴ से 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है, और
सेमीकंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी की रेंज 10⁻⁻6 से 10⁻⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। जो कंडक्टर होते हैं उन मैंने बताया अभी पीछे कि इनमें पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड होते हैं। इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी ऊर्जा मिलने पर ही एम्प्टी स्पेस में आ जाते हैं और इधर उधर मूव करके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें फुल्ली फिल्ड वैलेंस बैंड पाए जाते हैं, एम्प्टी कंडक्शन बैंड होता है और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू द इंसुलेटर। तो इसमें जब एनर्जी दी जाती है या ये कहीं से एनर्जी लेते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं, सभी नहीं आते, कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं बहुत कम, जिससे ये कंडक्टिविटी तो शो करते हैं लेकिन इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बीच होती है। These have partially filled conduction bands. The electrons can flow easily under the influence of electric field. For example, metals and electrolytes. These have a small gap between the full filled valence band and partially filled conduction band and empty conduction band and empty conduction band. So some energetic electrons become capable to jump into conduction band from valence band. For example, silicon and germanium. This was about question number 22. अब हम क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं और इसमें दिया गया एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। फर्स्ट इज शॉटकी डिफेक्ट, सेकंड इज फ्रैंकेल डिफेक्ट, थर्ड इज इंटरस्टिशियल्स एंड फोर्थ इज एफ सेंटर। हमें इसमें जो टर्म्स दिए गए उनको एक्सप्लेन करना है सुटेबल एग्जांपल्स से। पहला जो टर्म है वो शॉटकी डिफेक्ट है, दूसरा फ्रैंकेल डिफेक्ट, तीसरा इंटरस्टिशियल्स और चौथा है एफ सेंटर। सबसे पहले हम देखते हैं शॉटकी डिफेक्ट को। तो जब भी क्रिस्टल पैकिंग में इक्वल नंबर में कैटायन और एनायन दोनों ही अपनी पोजीशंस पर नहीं होते हैं तब जो डिफेक्ट होता है उसे शॉटकी डिफेक्ट कहते हैं। ये डिफेक्ट तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल की कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होती है, साथ ही साथ एनायन और कैटायन के साइज में काफ़ी डिफरेंस होता है। इस तरीके का डिफेक्ट NaCl, KCl, CsCl, AgBr आदि क्रिस्टलों में देखा गया है। शॉटकी डिफेक्ट व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर साइड्स causing hole or vacancies, the defect is called Schottky defect. This defect is seen in crystals having high coordination number and small difference in size of cation and anion. For example, NaCl, KCl, CsCl, AgBr, etc. शॉटकी डिफेक्ट में क्रिस्टल की डेंसिटी कम हो जाती है। सेकेंड पॉइंट है फ्रैंकेल डिफेक्ट। फ्रैंकेल डिफेक्ट तब होता है जब कैटायन अपने प्लेस पर नहीं होता बल्कि वहां से हटकर इंटरस्टिशियल स्पेस में पहुंच जाता है। अगर किसी क्रिस्टल में कैटायन अपने प्लेस पर ना हो, अपनी पोजीशन पर ना हो और वो वहां से हटकर इंटरस्टिशियल स्पेस में पहुंच जाता है तो इस प्रकार के डिफेक्ट को फ्रैंकेल डिफेक्ट कहते हैं और इसमें डेंसिटी ज्यों की त्यों बनी रहती है, जबकि शॉटकी डिफेक्ट में डेंसिटी कम हो जाती है। When an ion is missing from its lattice site, causing a hole or vacancy and occupies interstitial site, the defect is called Frankel defect. This defect is seen in crystals having large anion, for example LiCl, NaBr, KBr, AgBr, etc. इस प्रकार का जो डिफेक्ट होता है वो तब होता है जब एनायन लार्ज साइज का, क्योंकि तभी इंटरस्टिशियल स्पेस इतना होगा कि कैटायन आकर के उसमें
एडजस्ट हो जाए। अगर डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता, कैटायन का साइज छोटा नहीं होता और एनायन बड़ा नहीं होता, तो ये जो स्पेस होता है, मीन टू से इंटरस्टिशियल स्पेस इतना कम होता कि कैटायन इसमें एडजस्ट नहीं होता। फ्रैंकेल डिफेक्ट के लिए ये कंडीशन है कि कैटायन का साइज बहुत छोटा होना चाहिए और एनायन काफ़ी बड़ा होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं और वो है इंटरस्टिटियल्स। इस प्रकार का डिफेक्ट में क्या होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इस प्रकार के डिफेक्ट में क्या होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट होगी वो अपने प्लेसेस पर तो होंगी ही होंगी, साथ ही साथ इंटरस्टिशियल स्पेस में भी होंगी। इस प्रकार के डिफेक्ट से डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। यह डिफेक्ट नॉन आयनिक क्रिस्टल्स में देखा गया है। इन दिस डिफेक्ट सम ऑफ पार्टिकल्स ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल साइट इन क्रिस्टल। दिस रिजल्ट्स in increase of density of substance. These defects are shown by non-ionic crystals. अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और वो है एफ सेंटर। इन सम क्रिस्टल्स, कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिनमें एनायन अपनी साइट पर नहीं होता। जब एनायन अपनी साइट पर नहीं होगा तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए इस साइट पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इस इलेक्ट्रॉन को ही एफ सेंटर बोलते हैं। ये कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं क्योंकि ये विजिबल लाइट से कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो रेस्ट पार्ट होता है उससे कलर क्रिएट होता है। इन सम क्रिस्टल्स होल्स आर क्रिएटेड ड्यू टू मिसिंग ऑफ नेगेटिव आयंस फ्रॉम देयर लेटिस साइट्स। These holes are occupied by electrons to maintain electrical neutrality. The trapped electrons are called F centers. F means fairway, which means colored. कलर क्रिएट करते हैं इसलिए इन्हें F सेंटर बोलते हैं। These are responsible for color. The color results by excitation of these electrons when they absorb energy from visible light. For example, due to F centers, the LiCl is pink colored, NaCl is of yellow colored, and KCl is of violet color. This was about question number 23. अब हम क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं और इसमें दिया गया है एल्युमिनियम crystallizes in a cubic close packed structure. Its metallic radius is 125 picometer. What is the length of the side of the unit cell? How many units are there in 1 cubic centimeter of aluminium? तो इसमें दिया गया है कि एल्युमिनियम क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज होता है। इसकी मेटालिक रेडियस 125 पिकोमीटर है। हमें यूनिट सेल की लेंथ निकालनी है और ये भी पता लगाना है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितनी यूनिट सेल्स होंगी। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं साइड ऑफ यूनिट सेल। कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ए ऑफ द साइड ऑफ यूनिट सेल। हम सबसे पहले यूनिट सेल की साइड की लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। तो मेटेलिक रेडियस गिवन है 125 पिकोमीटर और क्यूबिक क्लोज पैकिंग के लिए लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल
ए विल बी इक्वल टू 2√2 आर। आर जो है वो मेटेलिक रेडियस है, तो इसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी 2 इंटू √2 की वैल्यू हो जाती 1.414 और आर की वैल्यू 125 पिकोमीटर दी गई है। इसे सॉल्व करेंगे 354 पिकोमीटर आ जाएगा। सेकेंड हम लोगों को कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एल्युमिनियम। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए पहले तो हम यूनिट सेल का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे और फिर इस वॉल्यूम को यूनिट सेल के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ यूनिट सेल पता लग जाएगी। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए क्यूब विच विल बी इक्वल टू 354 क्यूब पिकोमीटर क्यूब। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4.44 इंटू 10⁻7 पिकोमीटर क्यूब। पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10⁻10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा 4.44 इंटू 10⁻7 इंटू 10⁻10⁻³ क्योंकि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻10 सेंटीमीटर। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4.44 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। सो द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम विल बी 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमने कैलकुलेट कर लिया है 4.44 इंटू 10⁻23। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.25 इंटू 10⁻22। दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 24। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं और इसमें दिया गया इफ NaCl इज डॉप्ड with 10⁻³ mole % of SrCl2, what is the concentration of cation vacancies? तो इसमें दिया गया है कि अगर NaCl क्रिस्टल को 10⁻³ मोल % ऑफ SrCl2 से डॉप किया जाए तो हमें कैटायन वैकेंसीज का कंसंट्रेशन निकालना है। तो इसके लिए हम ये माने ले रहे हैं कि जो NaCl के मोल हैं वो 100 है। तो जब NaCl के मोल 100 होंगे तो मोल्स ऑफ SrCl2 जिनसे ये क्रिस्टल डॉप्ड किया जाएगा वो हो जाएंगे 10⁻³ अब SrCl2 जब डॉपिंग होगी तो SrCl2 से Sr2+ रिलीज होगा और जब ये क्रिस्टल में इंटर करेगा तो ये 2Na+ आयंस को रिप्लेस करेगा और जब 2Na+ आयंस को रिप्लेस करेगा 2 Na+ आयन हटाएगा, एक जगह पर ये एडजस्ट हो जाएगा और एक वैकेंसी क्रिएट होगी, यानी कि एक Sr2+ आयन से एक कैटायन वैकेंसी उत्पन्न होती है। तो जितने मोल SrCl2 के होंगे उतनी ही कैटायन वैकेंसीज उत्पन्न होंगी। सिंस मोल्स ऑफ कैटायन वैकेंसीज इन 100 मोल्स ऑफ NaCl इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Sr2+ आयंस और Sr2+ आयंस के मोल हैं 10⁻³ सो द मोल्स ऑफ कैटायन वैकेंसीज इन 1 मोल क्रिस्टल 100 मोल में इतना, तो 1 मोल में हो जाएगा 10⁻³ अपॉन 100, इट विल बी इक्वल टू 10⁻5 मोल। अब हम नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज निकालेंगे तो नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ वैकेंसीज इन मोल इनटू नंबर ऑफ वैकेंसीज इन 1 मोल। 1 मोल में वैकेंसीज का नंबर एवोगैड्रो के नंबर के इक्वल होगा, मीन टू से 6.022 इंटू 10⁻23। तो हमें मिल जाएगा 10⁻5 इंटू, तो नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ वैकेंसीज हो गए इनटू नंबर ऑफ वैकेंसीज इन 1 मोल विच विल बी इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 6.022 इंटू 10⁻18 पर मोल। दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 25। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं और इसमें दिया गया एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद सुटेबल एग्जांपल्स। फर्स्ट इज फेरोमैग्नेटिज्म, सेकंड इज पैरामैग्नेटिज्म, थर्ड इज फेरीमैग्नेटिज्म, फोर्थ इज एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, फिफ्थ इज 12, 16 एंड 13, 15 ग्रुप कंपाउंड्स। इसमें हमें एग्जाम्पल के साथ फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और ग्रुप 12 एंड 16, ग्रुप 13 एंड 15 के कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले फेरोमैग्नेटिज्म देखते हैं। फेरोमैग्नेटिज्म का मतलब होता है वो कंपाउंड जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर बहुत ज़्यादा मात्रा में मैग्नेटिज्म शो करते हैं, उन्हें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस और उनकी इस प्रॉपर्टी को फेरोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा दें तब भी ये कंपाउंड मैग्नेटिज्म शो करते हैं। फेरोमैग्नेटिज्म, these substances show magnetic movement even in absence of magnetic field and are attracted very strongly in external magnetic field. For example, Fe, CO, Ni, Gd, Cr, O2 etc. तो आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलियम, क्रोमियम ऑक्साइड ये सभी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल हैं। अब हम फेरोमैग्नेटिज्म की मैकेनिज्म को समझेंगे। जो कंपाउंड फेरोमैग्नेटिक होते हैं उनके एटम्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये जो एटम होते हैं वो डोमेन के फॉर्म में होते हैं। हर एक एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और जो एटम्स होंगे वो डोमेन्स में अरेंज होंगे। एक डोमेन में 10⁻10 टू 10⁻21 एटम्स तक पाए जाते हैं। जो डोमेन होते हैं उनका ओरिएंटेशन एक दूसरे के अपोजिट होता है इन नॉर्मल कंडीशन। जब इन्हें वीक स्ट्रेंथ वाले मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो डोमेन का साइज बढ़ने लगता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मीन टू से जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में डोमेन का साइज बढ़ने लगेगा और जो अदर डोमेन होते हैं उनका साइज कम होने लगता है। तो इसमें मैग्नेटिज्म आ जाता है। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है तो सभी डोमेन एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं और इस तरीके से मैग्नेटिज्म शो करते हैं। अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी दें तो भी ये जो ओरिएंटेशन होता है वो समाप्त नहीं होता, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में भी ये मैग्नेटिज्म शो करते हैं। इन दीज सब्सटेंसेस एटम्स और आयंस आर ग्रुप्ड इन डोमेन्स। द डोमेन्स आर रैंडमली ओरिएंटेड एंड देयर मैग्नेटिक मूवमेंट्स गेट कैंसल्ड। In presence of external magnetic field, domains tend to orient in the direction of the field, which results in strong magnetic field. This ordering of domains persists even when magnetic field is removed. तो ये तो रहा फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में। अब हम सेकेंड पॉइंट पर आते हैं और वो है पैरामैग्नेटिज्म। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं और इसमें पैरामैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करना है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें एटम्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उनसे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है और इस तरीके से प्रत्येक एटम में मैग्नेटिक डाइपोल होता है। जब इस प्रकार के सब्सटेंस को
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो जो मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं वो पहले रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, लेकिन जब इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इन डाइपोल्स का ओरिएंटेशन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही हो जाता है, जिससे ये सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में डिफरेंस केवल इतना है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जबकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में कम मात्रा में मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है। द सब्सटेंसेस which are weakly attracted by the magnetic field due to alignment of magnetic dipoles of the species, which may be atoms or ions or molecules with one or two unpaired electrons, are known as paramagnetic substances, and the property is known as paramagnetism. For example, O2, Cr3 plus ion, Cu2 plus ion, etc. अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और वो है फेरीमैग्नेटिज्म। फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में मैग्नेटिक डाइपोल्स के डोमेन्स होते हैं और इनका ओरिएंटेशन एक दूसरे के विपरीत होता है, लेकिन एग्जैक्ट विपरीत नहीं होता। कुछ डोमेन ही विपरीत दिशा में ओरिएंटेड होते हैं। जब इक्वल नंबर में ओरिएंटेशन एक दूसरे के विपरीत होता है तो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, और जब अनइक्वल नंबर में एक दूसरे के अपोजिट ओरिएंटेशन होता है मैग्नेटिक डाइपोल्स का, तब इस प्रकार के सब्सटेंसेस को फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। ये कुछ मात्रा में फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस कुछ मात्रा में मैग्नेटिक फील्ड शो करते हैं। फेरी मैग्नेटिज्म, these substances have net dipole moment due to oppositely oriented domains in unequal number। जो अपोजिटली ओरिएंटेड डोमेन्स का जो नंबर होता है वो अनइक्वल होता है, तो इस तरीके के सब्सटेंसेस को फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं और इस फिनोमेना को फेरी मैग्नेटिज्म कहा जाता है। फॉर एग्जांपल Fe3O4, Mg Fe2O4, Zn Fe2O4 एट्सेट्रा। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 के फोर्थ पार्ट पर आते हैं और इसमें हमें एंटी फेरोमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करना है। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में डोमेन्स इक्वल नंबर में एक दूसरे के अपोजिट स्पिन रखते हैं, इसलिए इनका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो होता है। इस तरीके के जो एग्जाम्पल हैं वो MnO, MnO2, Mn2O3 आदि हैं, और ये जो फिनोमिना है इसे एंटी फेरोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। दीज सब्सटेंसेस हैव नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो ड्यू टू अपोजिटली ओरिएंटेड डोमेन्स इन इक्वल नंबर विच कैंसिल आउट ईच अदर्स मैग्नेटिक फील्ड। जब इक्वल नंबर में एक दूसरे के अपोजिट मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन होगा तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल MnO, MnO2, Mn2O3 एट्सेट्रा। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 के फिफ्थ पार्ट पर आते हैं और इसमें हमें ग्रुप 12 और 16 के एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बने कंपाउंड और ग्रुप 13 और 15 के कॉम्बिनेशन से बने हुए कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को देखना है। तो जो ग्रुप 12 और ग्रुप 16 के एलिमेंट हैं, जब ये आपस में कंबाइन करते हैं तो इनकी एवरेज वैलेंसी 4 हो जाती है। ग्रुप 13 में नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा, ग्रुप 15 में नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा। अब अगर हम एवरेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 5/2 which will be equal to 4, similar to सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इसी तरीके से ग्रुप 12 और ग्रुप
16 के एलिमेंट्स को देखें तो ग्रुप 12 में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। ग्रुप 16 में देखेंगे तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा। एवरेज निकालेंगे तो 2 + 6/2 विच विल बी इक्वल टू 4, सिमिलर टू सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। By combination of group 13 and 15 elements, for example, INSB, AlP, GaAs, इंडियम, एंटीमनी, एल्युमिनियम, फास्फोरस, गैलियम और आर्सेनिक। इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ग्रुप 13 का है, सेकेंड एलिमेंट जो है वो ग्रुप 15 का है। तो एवरेज वैलेंसी 4 हो जाएगी, सिमिलर टू सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इसी तरीके से ग्रुप 12 और ग्रुप 16 के एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनेंगे, जैसे ZnS, CdS, CdSe, HgT, इनसे जो कंपाउंड बनेंगे उनकी एवरेज वैलेंसी 4 होगी। इस कॉम्बिनेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ग्रुप 12 का है, सेकेंड एलिमेंट ग्रुप 16 का है। लार्ज वैरायटी ऑफ सॉलिड मटेरियल्स हैव बीन प्रिपेयर्ड टू सिमुलेट एवरेज वैलेंसी ऑफ 4 एज इन जर्मेनियम और सिलिकॉन। दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 26।